नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए गाइज, हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है ये उसका लेक्चर नंबर 5 है और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 से 15 और जो हमारा 15वां चैप्टर होगा 15th वो है इमरजेंस ऑफ गांधी। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए कांग्रेस को बनाने का जो आइडिया है वो ए.ओ. ह्यूम साहब का बिल्कुल था। 1885 में इसको बिल्कुल बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में बिल्कुल इसका वहाँ पे सेशन होता है और उसे प्रेजाइड किया जाता है वो उमेश चंद्र बनर्जी साहब के द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये भी याद रखना। और देखिए इसका मेनली कांग्रेस को बनाने का जो एम है वो था कि पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करें और फाउंड ए डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट। ठीक है, सेफ्टी वॉल थ्योरी इसे कहा गया कांग्रेस को लाला लाजपत राय ने, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा गया आरपी दत्ता ने, और डफरिन ने तो बोल दिया कि कांग्रेस ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है, अब देखिए मॉडरेट के बारे में यहाँ बात करें। देखिए गाइस, मॉडरेट कौन क्या थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जैसे मॉडरेट के बारे में बात करें, दादा भाई नौरोजी है, मेहता उमेश चंद्र बनर्जी हैं, और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की बात करें अरविंदो है, तिलक है, पाल है, लाला लाजपत राय है। ठीक है गाइस, अब देखिए मॉडरेट के बारे में यहाँ पे हम बात करें ड्रेन थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया। और मॉडरेट्स ने बिल्कुल डिमांड करा था कि भैया मजदूरों की जो वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी हो, इंप्रूव होनी चाहिए। रिडक्शन लैंड रेवेन्यू में कम होना चाहिए, मतलब रिडक्शन होना चाहिए लैंड रेवेन्यू जो आप ले रहे हैं उसमें, साल टैक्स में कम होना चाहिए, और अंधाधुंध जो मिलिट्री के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं उसमें भी बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए मॉडरेट्स का जो मूवमेंट, मॉडरेट लेड जो मूवमेंट थे उनका नैरो सोशल बेस था, बिल्कुल अपर मिडिल क्लासेस में शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स, इन सबको ये लोग मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मिलिटेंट नेशनलिज्म की, भैया ये सब क्यों आया, क्या कुछ कारण थे। तो देखिए 1897 में नाटू ब्रदर्स को डिपोर्ट कर दिया था बिना ट्रायल के। तिलक और उसके कुछ लोगों को बिना मतलब चार्ज के उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन होने लग गई थी। जापान की विक्ट्री रशिया पे हुई 1905 में, लोगों को लगा हम भी जीत सकते हैं अब। दयानंद का मैसेज था, दयानंद सरस्वती साहब का, कि इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन विद मॉडरेट्स, मॉडरेट्स जो भी कर रहे थे उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कर्जन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए जो डिसीजन था बंगाल के पार्टीशन का वो पब्लिक 1903 में, मतलब लोगों को पता चल गया था कि भैया ये सब होने वाला है। ठीक है, लेकिन 1905 में बिल्कुल सरकार के द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है। ठीक है, और देखिए जब पार्टीशन होता है तो अमार सोनाल बांग्ला ये लिखा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा, जो आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। ठीक है, उसके बाद में बात करें नौरोजी के बारे में, तो यहाँ देखिए मिसस्पेल्ट हो गया। नौरोजी जो है 1906 में बिल्कुल प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। गोखले की बात करें 1905 में होते हैं, ये देखिए डेट पता होना चाहिए आपको। और तिलक, देखिए नौरोजी, गोखले, तिलक ये लोग डिमांड करते हैं कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइन ऑफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसा है हमें भी वैसा ही चाहिए। अंग्रेजों ने बोला कि भैया हम जो ये पार्टीशन कर रहे हैं ना बंगाल का, ये इसीलिए कर रहे हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको संभालने में दिक्कत हो रही है भैया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कांग्रेस का क्या व्यू था पार्टीशन के ऊपर। तो देखिए 1906 में जो कलकत्ता में सेशन होता है उसकी अध्यक्षता बिल्कुल दादा भाई नौरोजी साहब करते हैं, और वो कहते हैं कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, मतलब स्वराज की मांग हो चुकी है। 1905 के बारे में बात करें, 1905 आपको देखिए पता है, बिल्कुल गोखले साहब अध्यक्षता करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1905 का जो सेशन होता है ये कंडेम करते हैं पार्टीशन को, और रिएक्शनरी पॉलिसी कर्जन को कहते हैं कि बहुत बेकार आदमी है तू। उसके बाद में देखिए सपोर्ट करते हैं एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल को। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे डिसाइडेड, बाद में डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है, एनल करना पार्टीशन को, कि अब पार्टीशन को एनल कर देते हैं। बंगाल 1911 में टू कर्ब द, भैया रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैल गया था तो फिर ये डिसीजन लिया गया था, और कहा गया था कि बिहार एंड ओडिशा वर टेकन आउट फ्रॉम बंगाल एंड असम मेड सेपरेट प्रोविंस। ठीक है, अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट का पहले बता चुके हैं, अरविंदो है, तिलक है, पाल है, लाला लाजपत राय, नाम बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पीछे में बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट के में क्या कुछ हो रहा था। तो देखिए मॉडरेट्स के तहत मॉडरेट लेड मूवमेंट जो थे वो फैल हो चुके थे। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स होने लग गया। स्वदेश बंधव समिति भाई अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा बिल्कुल बनाई गई थी। तिलक का गणपति और शिवाजी फेस्टिवल ये भी याद रख सकते हैं आप। उसके बाद में सुदेशा गीतम किसने लिखा, सुब्रमण्यम भारती, हमने एक बार करंट अफेयर में भी इसको बिल्कुल किया था कवर। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें सूरत स्प्लिट के बारे में। तो देखिए सूरत स्प्लिट आप सभी को पता, 1907 और 1907 में कौन होता है कांग्रेस का अध्यक्ष, रासबिहारी घोष, नाम याद रखना बिल्कुल। ठीक है, सूरत स्प्लिट के बारे में बात करें क्या कुछ कारण होते हैं। तो देखिए एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं एक्सटेंड करना बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के बाहर, लेकिन मॉडरेट कहते हैं कि बंगाल के बाहर मत ले जाओ, यहीं पे ठीक है। ठीक है, दूसरी बात करें, मॉडरेट एडवोकेट करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सब ड्रामा और ये सब आप जो कर रहे हो प्रोटेस्ट, ये सब गलत है, मॉडरेट कहते थे ये बात। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे अरे यार तुम सब पागल हो। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे तिलक और लाला बने, ठीक है, प्रेसिडेंट, बट मॉडरेट चाहते थे दादा भाई नौरोजी बने अब। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे 1907 का जो सेशन है नागपुर में हो। ठीक
ठीक है, और तिलक या लाला बने। मॉडरेट चाहते थे कि भैया ये सूरत में हो, तो ये सब उनकी ड्रामा चला हुआ था, ठीक है, इसी वजह से स्प्लिट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, तिलक को भेज दिया जाता है मंडले जेल में, अरबिंदो और पाल रिटायर हो जाते हैं पॉलिटिक्स से, और लाला लाजपत राय देश में विदेश चला जाता है, और 1908 के बाद में नेशनल मूवमेंट जो है बिल्कुल डिक्लाइन होने लग जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे अब गाइस, देखिए सिमला डेपुटेशन के बारे में भी 1906 में जो होता है, आगा खान लेड कुछ मुस्लिम लोग होते हैं, वो लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? देखिए वो चाहते हैं कि मुसलमानों को ग्रेटर रिप्रेजेंट मिले पॉलिटिक्स में, इसीलिए ये मिलते हैं। तो सिमला डेपुटेशन को आप बिल्कुल याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट गाइस देखिए, हम यहाँ पे अब बात करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के बारे में, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में भी, 1909 के बारे में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में बात करें। वैसे देखिए हमारा जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें अच्छे से हम एक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स आता है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, 1 इंडियन अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं, ठीक है आप। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें सॉरी गाइज, देखिए जो है ना इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम्स, उसको बिल्कुल लोअर रखा जाता है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। और दूसरा देखिए, इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी, ठीक है। एक्ट्स के बारे में बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किसके क्या है, वैसे देखिए लक्ष्मीकांत में भी आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में। तो देखिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ बात करें तो देखिए, अनुशीलन समिति बाई प्रमोता मित्र 1902 में होता है। एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस जो होता है, घोष ब्रदर्स, अरबिंदो बरिंद्रा, इसमें मतलब इसके तहत उनका ट्रायल होता है 1908 में, बिल्कुल ये होता है। और देखिए एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस का दूसरा क्या कुछ कहा जाता है, एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस को मुरारी पुकोर कॉन्स्पिरेसी और मणिक टोकला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए रामोसी पीजेंट फोर्स 1879, वासुदेव बलवंत फाड़ के, ठीक है, नाम है जो भी है आप बिल्कुल याद रखना, महाराष्ट्र में। मित्र मेला के बारे में बात करें, एज ए सीक्रेट सोसाइटी 1899 सावरकर एंड ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है, बाद में मर्ज हो जाता है अभिनव भारत के साथ 1904 में। उसके बाद में गदर का एस्टैब्लिशमेंट 1913 में होता है, सैन फ्रांसिस्को में इसका बिल्कुल हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे कोमागातामारू इंसिडेंट होता है 1914 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए गाइज नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेशनलिस्टिक रेस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था। तो देखिए एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर में हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, मॉडरेट सपोर्ट करते हैं, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी कहते हैं, और बिल्कुल इसको सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कि होम रूल लीग होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या कुछ था। तो देखिए होम रूल लीग के बारे में बात करें, 2 होम रूल लीग आते हैं बिल्कुल, ठीक है। पहला एक एनी बेसेंट का होता है, एक तिलक का होता है, ठीक है। अब देखिए एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में आता है, और तिलक के बारे में बात करें तो ये अप्रैल 1916 में आता है, ठीक है। एनी बेसेंट वाला जो होता है इसकी 200 ब्रांचेज होती हैं, तिलक वाला चल नहीं पाता, 6 ब्रांच होती हैं, और एनी बेसेंट वाला लगभग पूरे देश में मतलब बहुत सारे हिस्सों में फैलता है। एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर भी होते हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, याद रखना, ठीक है। होम रूल एजिटेशन बाद में ज्वाइन किया जाता है किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल है, भूलाबाई देसाई है, किचलू जिन्ना, लाला लाजपत राय और सप्रू के द्वारा भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करें तो देखिए मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स नॉन ब्राह्मिन्स फ्रॉम साउथ वो ज्वाइन इसको नहीं करते हैं, ठीक है। फेज आउट होने में बहुत बड़ा कारण है कि लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनल रीट्स होते हैं 1917-18 में। और देखिए 1920 में गांधी बाबा ज्वाइन कर लेता है होम रूल, मतलब महात्मा गांधी साहब ज्वाइन कर लेते हैं होम रूल लीग को, और बाद में फिर इसका नाम बदल दिया जाता है और रख दिया जाता है स्वराज सभा, ठीक है। और लेटर लीग ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1916 के बारे में बात करें, आप सभी को पता भी होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि भैया 1916 का जो लखनऊ में जो ये सेशन होता है जिसको प्रेजाइड किया जाता है AC मजूमदार के द्वारा, जो एक मॉडरेट खुद होते हैं। और देख इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और अब कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है सेपरेट इलेक्टोरेट को। और देखिए लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जिसे मतलब काफ़ी फेमस है नाम से, ऐसे ही जाना जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से, ठीक है। तो देखिए मेनली कारण ये भी था एक्सट्रीमिस्ट का शामिल होने का दोबारा, क्योंकि अब डेथ हो चुकी थी गोखले और मेहता की, ठीक है, ये दोनों भी मॉडरेट थे। और AC मजूमदार जो है ना इसको प्रेजाइड किया हुआ, ये भी एक मॉडरेट है, तो ऐसे करके आप नाम भी याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के बारे में, ठीक है। तो देखिए कैरेट और स्टिक पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, स्टिक कहा जाता है रोलेट एक्ट को, ठीक है, और कैरेट कहा जाता है मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 को। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, डायरकी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज रूल ऑफ 2। और उसके बाद में देखिए वुमेन को बिल्कुल राइट टू वोट दिया जाता है। उसके बाद में देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रिजेक्ट द बजट, लेकिन गवर्नर को ही मेनली पावर दी जाती है यहाँ पे, और कुछ भी नया
ऐसा नहीं है। बाइकैमरल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। रिजर्व सब्जेक्ट बिल्कुल गवर्नर के पास में ही रहेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट का टाइम 5 साल का रहेगा, ठीक है। तो इतना कुछ खास इसमें नहीं है। ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं है ओवर वायसराय के ऊपर, ठीक है। और दूसरा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक रहती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो देखिए यहाँ हम अब बात करेंगे रोलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए रोलेट एक्ट के बारे में गाइस बात करें तो इसे अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। जिन्ना मालवीय रिजाइन कर देते हैं इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। और इसमें मेनली क्या होता है कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को आप बिल्कुल जेल में डाल दोगे बिना किसी ट्रायल के, बिना कोई जूरी के, तो इसी वजह से फिर ये लोग रिजाइन कर देते हैं। बहुत ख़राब रहता है ये एक्ट। और देखिए ऑल इलेक्टेड इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो इस एक्ट के, रोलेट एक्ट के विरोध में वोट करते हैं, लेकिन किस्मत खराब होती है क्योंकि वो माइनॉरिटी में होती है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती है, ठीक है। और इसके खिलाफ एक सत्याग्रह होता है जिसे कहा जाता है फर्स्ट मास स्ट्राइक, ये भी याद रख सकते हैं। कांग्रेस मिलती है 1918 में एट बॉम्बे में अंडर इमाम हसन, ठीक है। और डिक्लेयर किया जाता है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद में अब हम गांधी जी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए गांधी जी के बारे में बात करते हैं। देखिए गांधी बाबा जो हैं, महात्मा गांधी साहब जो हैं, टोल्स्टॉय फॉर्म 1910 में, बिल्कुल फोनिक्स फॉर्म 1904 में बनाया जाता है। जनवरी 1915 में भारत वापस लौट जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 में, जिसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। इसमें मेनली इंडिगो के ऊपर होता है ये 3/20, जिसे तीन खटिया सिस्टम कहा जाता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में बात करें 1918 में, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जिसे कहा जाता है। इसमें 50% वेज हाइक की डिमांड करते हैं जो लोग होते हैं मिल में काम करते हैं वो, लेकिन मिल ओनर कहते हैं कि भैया हम आपको 20% देंगे। एट द एंड 35% पे मान जाते हैं, 35% देते हैं वो। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है जिसे फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन कहा जाता है। देखिए उस टाइम पे कानून होता है रेवेन्यू कोड का कि भैया अगर यील्ड वाज लेस देन 1/4 द नॉर्मल प्रोड्यूस, फार्मर्स को फिर रिमिशन, मतलब कि आपको फिर पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फार्मर्स वर इंटाइटल्ड टू रिमिशन, बट उस टाइम पे नहीं दिया जाता, उनको छूट नहीं दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, और फिर गवर्नमेंट पता है क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है आपकी प्रॉपर्टी साइज कर लेंगे। मतलब एक तो तुमने कानून बना दिया, उल्टा से आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा। अंग्रेज ऐसा सब बोलते हैं, ठीक है। मतलब अपने ही कानून और उसको नहीं मानना फिर बाद में, ठीक है, मुकर जाना बात से। उसके बाद में बात करें जलियांवाला बाग के बारे में, 13 अप्रैल 1919 को ये होता है, ठीक है। लोग बिल्कुल इसको काला दिन मानते हैं, लेकिन मानते हैं काला दिन है, लेकिन आप अच्छे से जानिए कि ये सब क्यों होता है। देखिए पीपल गैदर फॉर बैसाखी बट अनअवेयर अबाउट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होते हैं, धारा लगी हुई होती है, लेकिन यार गाँव के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, उनको नहीं पता होता है। लीडर्स की सबसे बड़ी कमी होती है कि शायद उन्होंने बताया नहीं होगा, ठीक है, मेरा तो मानना यही है। उसके बाद में देखिए टैगोर रिनाउंस कर देते हैं नाइटहुड गांधी, उसे फिर कहते हैं कि तू बेटा केसर हिंद है। उसके बाद में देखिए इसी के मतलब जब ये कांड हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो हंटर कमेटी बनती है, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब, ठीक है, 1919 में ही। उसके बाद में देखिए क्या होता है, ये जो कमेटी होती है ना हंटर कमेटी, इनमें 3 इंडियन मेंबर होते हैं, ठीक है। चिमनालाल होता है, जगत नारायण होता है, सुल्तान अहमद भी होता है। और देखिए इसका मेन अगर लास्ट में बात करें तो देखिए जो जनरल डायर होता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सरकार पास कर देती है इंडेमिटी एक्ट टू प्रोटेक्ट ऑफिसर्स को, ठीक है। तो ऑफिसर के खिलाफ अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ देखिए गाइज, अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।